वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज तपस आईएएस। तपस आईएएस में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि सिटीजनशिप क्या होता है। सिटीजनशिप जैसे आप सबको पता है कि पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है और इसमें आर्टिकल 5 से लेके 11 तक का डिस्कशन होता है। आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 10, 11। इंडिया जो है वो सिंगल सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया है, जबकि इंडिया जो है फॉर एग्जांपल सिंगल सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया है। जबकि अमेरिका जो है वो डुअल सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया है। जो सिंगल सिटीजनशिप इंडिया ने अडॉप्ट किया है वो कनाडा ने भी ऐसे कुछ एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है। सो व्हाई इंडिया हैज एक्सेप्टिंग, या इंडिया ने क्यों सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया और क्यों नहीं वो यूएसए की तरह, जैसे आपको पता है कि फंडामेंटल राइट हमारा यूएसए से लिया है, बिल ऑफ राइट से, तो क्यों नहीं हम सिटीजनशिप भी अमेरिका की तरह लिए। और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्या कहना था कि वाई वी आर नॉट अडॉप्टिंग डुअल सिटीजनशिप फॉर इंडिया, तो उसमें समझेंगे। फिर आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, 7, 8, 9 की जो 10 के जो या 11 के जो क्रंच है वो समझने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 5 कहता है कमेंसमेंट के समय में कौन सिटीजन ऑफ कहलाएगा, सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिटीजनशिप जो होगा वो कमेंसमेंट के समय में कैसे हुआ होगा, कौन हो सकता है। जैसे आपको पता ही है कि जो भी टेरिटरी के अंदर में बॉर्न किया होगा उस समय वो होगा, या उसके फादर हुए होंगे बॉर्न, ठीक है, तो वो होगा। या फिर कुछ और तरीके से, जैसे कोई इंसान आके 5 साल पहले तक वहां पे रहे तो वो उनको भी मिल सकता है। तो वो आर्टिकल 5 समझेंगे। फिर 6 में समझेंगे कि माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पाकिस्तान उस समय जो कट गया, जो बाउंड्री कटी और जो लाइन पार्टीशन का हुआ उसमें कुछ लोग पाकिस्तान ऑफ कोर्स रहते होंगे, वो अगर इंडिया आए तो डेफिनेटली माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान हुआ। तो आर्टिकल 6 वो कहता है कि उसको भी सिटीजनशिप मिलेगा क्या, और मिलेगा कि तो कौन से कंडीशन में मिलेगा, उसको क्या फुलफिल करनी पड़ेगी। आर्टिकल 7 कुछ और कहता होगा, सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे फिर वापस भी आए, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो इंडिया की टेरिटरी को छोड़ के और पाकिस्तान गया और फिर वापस आया, तो ऐसे कंडीशन में देखेंगे। आर्टिकल 8 कहता है कि इंडियन ओरिजिन जो रिजाइडिंग करते हैं आउटसाइड इंडिया उनके लिए देखेंगे। और कुछ लोग, कुछ ऐसी चीजें, एक्वायरिंग फॉरेन सिटीजनशिप, कुछ लोग ऐसे जो फॉरेन सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया, तो क्या उसका सिटीजनशिप चला जाएगा क्या। आर्टिकल 10 कंटिन्यूएंस में जो भी रहेगा, राइट्स जो फॉलो किए होंगे उनका सिटीजनशिप। और आर्टिकल 11 बताता है कि पार्लियामेंट जो है वो सिटीजनशिप के ऊपर कानून बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर पावर नहीं है कि वो सिटीजनशिप के ऊपर बात करे। तो पार्लियामेंट के पास पावर है, दैट मीन्स कि पार्लियामेंट सोल अथॉरिटी है। अंडरस्टैंड कीजिएगा उसको कि सोल अथॉरिटी कौन है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट बताएगा कि सिटीजनशिप कैसे, जैसे सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाला आपको पता होगा, कौन बनाया था, पार्लियामेंट ने बनाया था। सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट किया था 2019 वाला, स्टेट ने नहीं किया था। तो आपको तो ये तो जो करंट अफेयर के न्यूज से ही समझ में आ जाना चाहिए कि सिटीजनशिप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, दैट मीन पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट बनाएगा उस पे कानून, और उस टाइप के जो भी जो भी मेथड रखेंगे कि एक्वायर करने के, कि अगर किसी इंसान को इंडिया का सिटीजनशिप चाहिए, जैसे अदनान सामी के केस में उनको चाहिए था, तो कौन कौन से रूल्स या कौन कौन से उनको ऐसी चीजें फॉलो करने पड़ेंगे कि उनको इंडिया सिटीजनशिप मिले। आपको पता है या नहीं है तो मैं बता देता हूं कि अदनान सामी ने बहुत दिनों तक मेहनत किया और उनको कड़ी मेहनत कर उनको चेक पे रखा गया, और लगातार वो अप्लाई करते रहे। फिर उसको 1.5-2 साल से ज्यादा लगा, फिर जाके उन्होंने, इंडिया ने उनको यहाँ का दिया। जबकि उनके पास पूछा भी गया था कि आप इंडिया का क्यों एक्सेप्ट करना चाह रहे हो सिटीजनशिप, पाकिस्तान का छोड़ के। बहुत सारे उसकी तह में जाएंगे तो अपने को समझ में आएगा कि क्यों इंडियन सिटीजनशिप जो है वो बाकियों से अच्छा है। सो दिस इज ऑल अबाउट, एक टाइप का ब्रीफ है। फिर हमें ये भी समझना है कि जो सिटीजन होते हैं और जो एलियंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड, दो टाइप में डिवाइडेड हैं। जैसे कि आप टू काइंड ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन इंडिया, एक तो सिटीजन, तो ये सिटीजन है, तो ये सिटीजन है तो इनके पास सिविल राइट्स, तो सारे सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट मतलब इलेक्शंस के राइट्स, या सिविल राइट मतलब नॉर्मल राइट्स जो भी होते हैं इनको, एक एक नॉर्मल वे ऑफ लाइफ जीने में जो राइट्स अवेलेबल होते हैं, तो वो राइट्स अवेलेबल होते हैं इनके पास फुल्ली।
राइट्स ओनली सिटीजन एक्सेस आर, और कुछ ऐसे राइट्स भी होते हैं जो केवल सिटीजन एक्सेस कर पाता है। तो आप इस सबको पता होगा कि यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये राइट्स केवल और केवल सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए एक्सेसिबल है। दीज राइट्स आर ओनली एक्सेसिबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड दैट आर्टिकल इज आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। सो आपको ये याद रख लेना है। तो अपॉर्चुनिटी का है, 15 में आपको पता ही है कि डिस्क्रिमिनेशन है, 19 में फ्रीडम है, 29 में कल्चरल, और वो 30 में वो सब चीजें हैं। राइट टू वोट इन इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी जो है सिटीजन का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि फ्रेंडली स्टेट वाले फ्रेंडली एलियंस आके बोलेंगे कि भाई मेरे को भी ये दे दो, मैं भी वोटिंग करूंगा। नहीं, कुछ चीजें केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को ही मिलेगी, उसमें राइट टू वोट है, टू लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के समय में जो भी इलेक्शन होंगे, स्टेट के इलेक्शन, उसमें। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन टू लोकसभा, ऑफ कोर्स वोटिंग है तो फिर कंटेस्ट भी यही कर सकते हैं। होल्ड सर्टन पब्लिक ऑफिस, और कुछ पब्लिक ऑफिस जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के में, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ये सब चीजें जो हैं वो सिटीजन ऑफ इंडिया को ही एक्सेसिबल है। आप इस चीज को समझ लें। फिर दूसरे लोग कौन होते हैं? तो एक होता है एलियंस, जिनको अपन बोलते हैं दो भाग में ये भी डिवाइडेड है। एक तो फ्रेंडली, ऐसी कंट्री जिसके साथ इंडिया का रिलेशन फ्रेंडली है, उसको बोलते हैं फ्रेंडली एलियंस। और उसमें क्या होगा, नॉट ऑल सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स, इसमें ऐसा नहीं है कि इनके सारे सिविल राइट और पॉलिटिकल राइट्स, कुछ सब्जेक्ट टू मैटर है। दैट मीन्स ये सब्जेक्ट टू है, सब्जेक्ट टू है, मतलब सारे, नॉट ऑल सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स, बट हाँ कुछ चीजें उनको अवेलेबल है। लेकिन एनिमी को क्या है, लेसर राइट देन फ्रेंडली, ये इनका जो है वो लेसर देन है। और इसमें तो इनको तो आर्टिकल 22 में काम भी नहीं होता, इनको तो अगर ऐसे कुछ वायलेशन करते तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है। तो डज नॉट हैव आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे अब इनको, जैसे इनको 22 इसमें, इनको 22 अवेलेबल है आर्टिकल, है ना। सो ये इनको आर्टिकल 22 में अवेलेबल है। लेकिन जो दूसरे वाले हैं, जो एनिमी एलियंस हैं, तो उनको तो नहीं अवेलेबल है। फिर आप पूछोगे कि आर्टिकल 22 क्या है, तो प्रोटेक्शन है ना। आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है भी, ये डिटेंशन इन सर्टन केसेस, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे आपको अरेस्ट किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है। तो इनको ये है राइट्स, ये पूछ सकते हैं कि भाई क्यों अरेस्ट कर रहे हो, क्यों डिटेन कर रहे हो। लेकिन इनको तो, अगर ये इनको कुछ इस टाइप का है कि अगर ये एनिमी एलियंस हैं, तो इनको तो वो राइट्स भी आर्टिकल 22 भी नहीं है, तो इनको थोड़ा सा कुछ ज्यादा है, क्योंकि ये फ्रेंडली एलियंस हैं, हमारे कंट्री के साथ उनका फ्रेंडली रिलेशंस हैं। तो उसके बेस पे तो आप समझ गए होंगे कि टू काइंड्स ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन इंडिया, फर्स्ट सिटीजन, सेकंड अलायंस। अलायंस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, फ्रेंडली अलायंस एंड अदर इज aliens या enemy aliens. So friendly elements, aliens have a some type of rights accessible in India, that is article 22 वो access कर सकते हैं। ऑल्दो उनके पास 15, 16, 19, 29 नहीं, 30 नहीं है, लेकिन इनके पास कुछ राइट्स हैं, सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स। लेकिन जो एनिमी एलियंस हैं उनके पास वो भी राइट्स नहीं है, आर्टिकल 2 भी नहीं है, आर्टिकल 22 भी नहीं है। और आर्टिकल 22 क्या कहता है, क्या कहता, क्या प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। अरेस्ट से अगेंस्ट, जब भी कोई अरेस्ट करेगा तो उसके खिलाफ एक प्रोटेक्शन है कि आप उससे उससे किस तरीके से आप अपने राइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, या डिटेंशन के समय में कैसे कर सकते हैं, वो राइट्स अवेलेबल नहीं है इनको। तो ये अपने को समझने की जरूरत है। और कुछ राइट्स केवल और केवल सिटीजन को है, जो राइट्स मैं आपको बार बार लिखवा रहा हूँ कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये केवल राइट्स केवल और केवल सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए और क्या है, राइट टू वोट इन इलेक्शन, इलेक्शन के समय में, लोकसभा हो या राज्यसभा, सॉरी लोकसभा हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन आउट लोकसभा एंड स्टेट, ये भी है, कंटेस्ट भी कर सकते हैं और वोट भी कर सकते हैं, और पब्लिक ऑफिस। तो दिस इज ऑल अबाउट सिटीजन की टू टाइप ऑफ जो काइंड ऑफ पीपल। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। आर्टिकल 5 to 11 ओनली स्टेट हु बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया। 5 से 11 का अगर आर्टिकल चेक करोगे तो आपको केवल ये बताता है कि कौन, समझ में आ रहा है,
आर्टिकल 5 से 11 बताता है कि ओनली स्टेट हु बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट। तो ये बोलता है कि कमेंसमेंट जब हुआ था 26 जनवरी 1950 का समय है जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था, उस समय पे सिटीजन कौन थे वो बता रहे हैं। इट नीदर कंटेन एनी परमानेंट नॉर एनी एलोबरेट प्रोविजन। ये इसमें कोई बड़ा सा कोई ऐसा नहीं है कि वाइड प्रोविजन है और परमानेंट है। ये तो केवल ये बता रहा है कि जब आजाद हुआ देश और कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस समय पे कौन कौन जो लोग थे वो कमेंसमेंट के समय में कौन कौन सिटीजनशिप उनके पास था और कौन बना। इट डज नॉट ऑल्सो डील विद द एक्विजिशंस और लॉस ऑफ सिटीजनशिप, और किन किन के लॉस हुए और किन किन का सिटीजनशिप जो है बहाल हुआ, एक्वायर्ड किया और लॉस हुआ, तो ये भी नहीं बताता है। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन इतना कुछ वाइड डिस्कशन नहीं करते सिटीजनशिप के बारे में, समझ रहे हो आप। ये केवल ये बताता है कि कमेंसमेंट के समय में आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 देखेंगे तो कमेंसमेंट के समय में कौन जो था वो सिटीजन था। तो हमें तो कहीं ना कहीं तो पता करना पड़ेगा कि एक्वायर करने के लिए क्या मेथड होनी चाहिए। लॉस अगर अगर सिटीजनशिप का अगर कोई बंदा जाके फ्रॉड के तरीके से आता है या फिर वो वॉर के समय में किसी और के कंट्री के साथ में वहां पे जाके वो अगर वहां का सिटीजनशिप लेना चाहता है या फिर वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू को अगर वो फॉलो नहीं करता है और उसको डैमेज करने की कोशिश करता है तो उसका जो लॉस, जैसे डिप्राइवेशन और टर्मिनेशन बोलते हैं, तो वो सिटीजनशिप उसका लॉस कैसे होगा, कहीं तो लिखा होना चाहिए वो। या फिर कोई इंसान कोई दूसरे कंट्री का बंदा एक्वायर करना चाहता है, जैसे अदनान स्वामी ने किया, जैसे अक्षय कुमार ने भी किया है कि वो एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाए, तो उसके कुछ तो मेथड हो। कौन सा मेथड है, कौन सा एक्ट है जिसके अंदर में डिस्कस, क्योंकि आर्टिकल तो बात नहीं करता, आर्टिकल 5, 6, 7, 8 तो ये बात ही नहीं करता, इवन 5 to 11 ये बात नहीं करता कि कैसे करना है। तो उसके लिए पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 11 के अंदर में पावर है। आर्टिकल 11 के अंदर में ये प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है? तो फ्रेंड्स उसमें ये प्रोविजन है कि पार्लियामेंट है पावर टू इनेक्ट ए लॉ रिलेटेड टू सिटीजनशिप। अंडरस्टैंड कीजिएगा कि पार्लियामेंट के पास वो पावर है कि वो एक कोई ऐसा कानून बना ले जिसमें वो सिटीजनशिप के बारे में कौन बनेगा, कैसे बनेगा, क्या मेथड होगा, कब उसका सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा, ठीक है, कौन सी वजह से खत्म हो जाएगा, डिप्राइव कैसे कर सकते हैं, टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीजों के बारे में हम कुछ इस टाइप का कानून बना लें और वो कानून बनाने का अधिकार जो है वो पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट को बना दिया उसने ऐसा करके। तो आप उसको समझें कि 10 पार्लियामेंट पास दी सिटीजनशिप, इसीलिए जब ये कानून 11 में है तो पार्लियामेंट जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 लेके आया, यहां से सिटीजनशिप एक्ट 1955 स्टार्ट हो जाता है। अब देखते हैं क्या है। सिटीजनशिप गिवन टू 4 टाइप ऑफ पर्सन एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के समय में सिटीजनशिप 4 टाइप के पर्सन को दिया गया। पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया, तो पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया जो पर्सन के पास डोमिसाइल है। जो पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, तो मैंने आपको ये बताया आर्टिकल है, कुछ और नहीं है, केवल लिखा गया है। पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न, तो कुछ लोग ऐसे हुए कि पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में वापस आ गए। तो आपको ये समझना है कि पाकिस्तान गए बाद में वापस आए तो भी तो उनको ऐसा नहीं है ना उनको सिटीजनशिप खत्म कर दोगे। सिटीजनशिप तो रखोगे ना भाई, है तो इंडियन ही, किसी वजह से पाकिस्तान गए थे लेकिन आ तो गए। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो घर वापस ही कहलाएगा ना भाई, भगा थोड़े दोगे। तो फिर तो उसको रखना तो पड़ेगा। तो पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न, और इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो ये 4 टाइप के इसको दिया गया कि कोई कुछ लोग ऐसा कि वो बाहर रहना चाहते थे और उसकी वजह से इंडिया ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, तो इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो कुछ लोग ऐसे जो इंडियन ओरिजिन थे लेकिन वो रहते थे कहां पे, तो वो रह रहे हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो इन 4 टाइप के लोगों को सिटीजनशिप जो है वो बहाल किया गया, सिटीजनशिप दिया गया था उस समय पे। अब देखते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या कहता है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 दो भाग में बटा हुआ है, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप और लॉस ऑफ सिटीजनशिप। तो एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप क्या होता है? जब भी कहे एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप तो आप समझे कि एक्विजिशन किस तरीके से आप एक्वायर कर सकते हो सिटीजनशिप को। तो बाय बर्थ कर सकते हो, या फिर बाय डिसेंट कर सकते हो, या बाय रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, या नेचुरलाइजेशन करा सकते हो, या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी।
कोई ऐसा एरिया जो ऑलरेडी इंडिया का पार्ट बन गया, उसमें भी आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा, नेचुरलाइजेशन के तरीके से मिल सकता है, या आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू आ जाए, या आपका डिसेंट हो, कोई पुराना लोग हो, या आप ही का बर्थ हुआ हो। तो इस टाइप की चीजों को सिटीजनशिप एक्ट 1955 इंडोर्स करता है। फिर लॉस ऑफ सिटीजनशिप क्या होगा? तो लॉस ऑफ सिटीजनशिप में है कि रिनंसिएशन हो, या टर्मिनेशन हो, या बाय डिप्राइवेशन हो। तो आप रिनंसिएशन मैंने अपने इच्छा से वॉलंटरली छोड़ दिए, टर्मिनेशन मतलब आप कोई दूसरी कंट्री का एक्वायर कर लिए और सिटीजनशिप ऑटोमेटिक आपका टर्मिनेट हो जाएगा। और बाय डिप्राइवेशन क्या होता है? आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ है उसको फ्रॉड किया है, या कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी को खत्म किया है, तो आपको डिप्राइव किया जाएगा। तो दिस इज द टू थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि फर्स्ट वन इज एक्वाजिशन ऑफ सिटीजनशिप एंड अदर इज loss of citizenship. So Citizenship Act 1955 have two dimension. First ki how to acquire the citizenship. For acquiring the citizenship we have the five type of pillar, five type of understanding. First, by birth, by descent, by registration, naturalization and incorporation of territory. And the second thing is 1955 act is that loss of, अगर आप acquire किए हो तो कुछ लोग loss भी तो करेंगे, तो लॉस करेंगे तो लॉस ऑफ सिटीजनशिप इज डिवाइडेड इन थ्री डिफरेंट पार्ट्स, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्रिवेशन। सो आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। फिर आपने देखा होगा कि फ्रेंड्स की सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था, तो 2019 के अमेंडमेंट को लाने की क्या जरूरत थी? तो कुछ लोग जो हमारे बुद्धिस्ट लोग थे, जो जैन लोग, पारसी, सो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड किया। और अमेंड करने की जरूरत क्या पड़ी और क्यों पड़ी? तो ये हम समझेंगे कि इससे कुछ की प्रोविजन है, उससे हमें पता चलेगा कि अमेंडमेंट करने की जरूरत थी क्यों। बिल अमेंड्स टू एक्ट टू प्रोवाइड दैट हिंदू, सिख, बुद्ध, जैनिश, पारसी एंड क्रिश्चियन फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाक हु इंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर December 31, 2014 will not be treated as a illegal migrants। तो ऐसे लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले किसी भी वजह से, जो कि हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट को फॉलो करने वाले हो, या जैन हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, अगर वो अफगानिस्तान से अपना बाउंड्री को टच करता है, बांग्लादेश बाउंड्री को टच करता है और पाकिस्तान से आए हों, तो वो उसको इलीगल माइग्रेंट्स नहीं समझेंगे और इनको एग्जेम्प्ट भी करेंगे। इनको एग्जेम्प्ट क्यों करेंगे? कहां से करेंगे? फॉरेनर एक्ट 1946 एंड पासपोर्ट एक्ट। अगर ये दोनों एक्ट अगर नहीं रहेंगे तो इनको तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा वापस। तो इन दोनों एक्ट से इनको एग्जेम्प्ट भी करेंगे। अगर इनका कोई प्रोविजन जो इनके अगेंस्ट जा रहा है तो इसको एग्जेम्प्ट करेंगे। थर्ड, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन में भी चेंजेस किए गए और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ओसीआई, ओवरसीज जो होते हैं वो उनको भी उसको कैंसिलेशन किया गया। तो इन चीजों को वजह से 2019 का अमेंडमेंट आया था। अब ये पूछोगे कि ये जरूरी क्यों था? तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, ऐसे कंट्रीज जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जहां पे ये लोग हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ये लोग माइनॉरिटी में हैं। और कुछ तो ऐसा हो गया कि जैसे बांग्लादेश का डिवीजन हुआ तो वहां पे भी उसी समय पे कुछ लोग उस समय आ गए, ठीक है, और वो ये कास्ट के वहां पे उनके साथ कुछ ना कुछ माइनॉरिटी है और वहां ने कुछ ना कुछ उनके साथ जो है वो उनके डिजीजेस के साथ, उनके डिफरेंट उसके कम्युनिटी के साथ अच्छा सा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो उनको तो अगर आना है, अगर वो आ चुके हैं तो उनको ये नहीं कह सकते कि उनको डिपोर्ट कर दिया है, अगर उनको इलीगल माइग्रेंट्स है तो उनको ये देना, उनको एक ये राइट्स देना कि ये इंडिया का सिटीजनशिप आप भी हैं, तो वो उनका हक बनता था। तो इसके फेवर में ये दिया गया था। तो इसीलिए 2019 एक्ट को अमेंड कर इसलिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करने की जरूरत थी। और फिर अगर इनको रखना है तो इनको फॉरेनर एक्ट्स जो होते हैं वो और 1946 और उसके बाद जो पासपोर्ट एक्ट होता है उसको जो है उसमें एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज तो इनको डिपोर्ट वही वाला कंसेप्ट हो जाएगा रिपीटेड कि उनको तो अगर ये फॉरेनर एक्ट के अंदर पाए गए या पासपोर्ट एक्ट के अंदर पाए गए कुछ भी प्रोविजन में तो इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर पासपोर्ट में सही नहीं है, अगर फॉरेनर अगर नहीं है तो उनको एग्जेम्प्ट किया जाए इन लोगों को। तो उसकी वजह से लाया गया था। तो ये था। अब एक कंसर्न ये है आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए कि व्हाई ए ग्रोइंग नंबर ऑफ इंडिया आर गिविंग द सिटीजनशिप। ये सिटीजनशिप छोड़ने का जो दौर चालू हुआ है वो क्यों इतना हो रहा है? तो हमें ये समझना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाई ए ग्रोइंग नंबर ऑफ इंडियंस आर गिविंग अप सिटीजनशिप। क्यों इंडियन जो है अपना सिटीजनशिप, अपनी जो
सिटीजनशिप है इनका, जो इंडियन सिंगल सिटीजनशिप, उसको छोड़ के कहीं अदर कंट्री का क्यों लेना चाहते हैं? तो उसका रीजन मैंने कुछ लिखा है, आप उसको समझे। इंडिया ऑफर्स ओनली सिंगल सिटीजनशिप। तो ऐसा ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट इंडिया में यूएसए की तरह नहीं है कि आपका स्टेट का भी हो और आप सेंटर के भी हो। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, और बहुत सारे लोग इंडिया से जब बाहर जाते हैं तो वो वहां पर काम तरीका करना चाहते हैं, वहां का सिटीजनशिप मिलता है, और बाय डिफॉल्ट जैसे वहां का मिलेगा तो इंडियन सिटीजनशिप जो होगा वो खत्म हो जाएगा। तो इंडियन सिटीजनशिप जो है वो ऑफर नहीं करता है डुअल सिटीजनशिप, ये भी एक रीजन है। फिर इंडियन पासपोर्ट को देखोगे, पासपोर्ट रैंकिंग में तो बहुत कम नंबर पे है। तो एज वी नो दैट इंडियन पासपोर्ट इज नॉट वेरी पावरफुल, इतना ज्यादा पावरफुल है नहीं। तो इसीलिए जो है इट प्रोवाइड्स वीजा फ्री एक्सेस टू ओनली 57 कंट्री में वीजा फ्री एंट्री है इंडियन पासपोर्ट का, जो कि वो भी कहाँ पे, एशिया, अफ्रीका, कैरिबियन कंट्री में, जबकि यूएसए वीएसए की बात नहीं हो रही है। एज अगेंस्ट दिस, इसके उल्टा, विथ ए पासपोर्ट फ्रॉम कंट्री लाइक यूएसए का अगर पासपोर्ट है आपके पास, कनाडा का, यूके का या ऑस्ट्रेलिया का, यू कैन ट्रेवल वीजा फ्री टू ओवर 150 कंट्री, 150 कंट्री। तो डेफिनेटली लोग चाहेंगे कि हमें ऑस्ट्रेलिया का मिल जाए, या यूके का मिल जाए, या यूएसए का मुझे पासपोर्ट मिल जाए। तो यूएसए के लिए पासपोर्ट के लिए आपको सिटीजन बनना वहां का जरूरी है, वहां का बनने के लिए इंडिया का सिटीजनशिप आपको छोड़ना जरूरी है, क्योंकि इंडिया तो ड्यूअल सिटीजनशिप ऑफर ही नहीं करता कि आप वहां का भी ले लो, इधर का भी ले लो। तो इसकी वजह से ये भी एक रीजन है। थर्ड, अकॉर्डिंग टू 2020 रिपोर्ट बाय द ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू होता है, उसने 2020 की रिपोर्ट में कहा था कि अमंग द अदर रीजन आर सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। वुमेन और सेफ्टी का, अब देखो ये सब चीजें काफी डिबेटेबल है कि वुमेन के वहां पे सेफ है, कितने सेफ हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये रिपोर्ट है तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रंस वहां ज्यादा है। लाइफ स्टाइल का फैक्टर जो है वो, क्लाइमेट चेंज को लेकर जो टैकलिंग है, पॉल्यूशन को लेकर जो उनका स्ट्रेटजी है, फाइनेंशियल कंसर्न इंक्लूडिंग टैक्स को लेकर जो है, और बेटर हेल्थ केयर फॉर फैमिलीज एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर द चिल्ड्रंस एंड टू एस्केप ऑपरेसिव गवर्नमेंट। और स्टेट का जो रोल है, जो ऑपरेस कर रहा है, ठीक है। अब ये क्यों लिखे हैं, ये इनका रिपोर्ट है तो हम उसको पढ़ेंगे। तो बहुत सारी जगह पे ऐसा कहा गया है कि इंडिया में जो है जो डेमोक्रेसी इंडेक्स देखेंगे तो आप बहुत पीछे की ओर है। तो उसकी वजह से जो है स्टेट जो है वो रेगुलर बेस पे जो सिटीजन के साथ है, उनके राइट्स के साथ कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज होता है वो। तो उसको बेस पे रखते हुए ये कह रहे हैं कि लोग जो है इंडियन सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं और बाहर का ज्वाइन कर रहे हैं। और लास्ट में यस, बेटर जॉब एंड लिविंग कंडीशन, तो जॉब की वजह से भी H1B वो वीजा वीजा और जो लग जाता है कि फॉरेन में जाके फॉरेन का बन जाऊंगा, तो वो वाला, फिर कनाडा जाऊंगा। तो ये वाला कंसेप्ट है कि बेटर जॉब एंड लिविंग कंडीशंस की वजह से लोग इंडिया को छोड़ के अदर जगह। दिस इज द फ्यू रीजन, मैंने 3-4 बड़े बड़े रीजन उठाए हैं जिसकी वजह से ग्रोइंग नंबर ऑफ इंडियंस जो है वो अपना सिटीजनशिप छोड़ते हैं। ये हमारे लिए अनफॉर्चुनेट है। एक डेटा के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट के डेटा के बेस पे बता रहा हूं, the largest number of Indian who are relinquished Indian citizenship in 2021 went to USA। 78,000 लोगों ने 2021 में यूएसए का वीजा लिया, यूएसए का सिटीजनशिप लिया है। फिर ऑस्ट्रेलिया का, और सब सारे कंट्री आपको डेवलप्ड कंट्री मिलेंगे। कनाडा 21,000 थर्ड नंबर पे, यूनाइटेड किंगडम फोर्थ नंबर पे। तो ये डेटा बहुत ही शॉकिंग डेटा है, बहुत ही मतलब आपको बिल्कुल आपके कान को सुकून नहीं देगा। ये ऐसे डेटा है कि हमारे इंडियंस होके और आप जाके वहां का सिटीजनशिप ले रहे हैं, लेकिन ये ले रहे हैं, ये सच्चाई है। और उसको डायग्राम में समझाने की कोशिश किया हूं मैंने, कि ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हूं, कि आप देखिए कि अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख लोगों ने, 2,20,000 से ऊपर, 2022 के आसपास का आंकड़ा है ये, 2022 में इतने लाख लोगों ने इंडिया के सिटीजनशिप को छोड़ा है। 2020 का डेटा कम है इसकी वजह से, क्योंकि वो कोविड एरा था, कोविड पीरियड था, इसकी वजह से कम है। अदरवाइज इनका ग्राफ जो है लास्ट 10-11 ईयर में देखेंगे तो 1,20,000 के आसपास तो हर साल। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय लास्ट के 10 साल, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय तो 12 लाख के आसपास, 12 लाख के आसपास लोगों ने 10 सालों में इंडिया का सिटीजनशिप को छोड़ा, किसी वजह से छोड़ा है, ठीक है, गिव अप किया है।
तो आप इससे अंडरस्टैंड का, इवन बहुत सारे ऐसे नहीं है कि कई लोग तो ऐसे ऐसे कंट्री का सिटीजनशिप लिया है, जैसे आप मतलब ऐसा नहीं है कि उसका इकोनॉमी पर कैपिटा, उसका इनकम जो है इंडिया से बहुत ज्यादा है, लेकिन छोड़ा है। तो हमें जरूरी है कि हम इस साइड भी काम करें, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने खुद ही रिपोर्ट में और उसमें पार्लियामेंट में कहा है कि ये काफी दुख वाली बातें हैं, और हम इस पे काम कर रहे हैं कि हमारा यहाँ का। तो दिस इज ऑल अबाउट सिटीजनशिप, कि आपको सिटीजनशिप में क्या कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट करें। और मेरे को लगता है कि सिटीजनशिप आपको, हर स्टूडेंट को टफ लगता है, लेकिन आप इसको इस तरीके से पढ़ें कि सिटीजनशिप में, सिटीजनशिप दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के सिटीजन, एक इंडियन सिटीजन हो गया और एक जो है एलियंस हो गए। उनको डिवाइड करके देखो उनके कौन कौन से राइट्स हैं और उनके दूसरे वाले के कौन से राइट्स हैं, उस हिसाब से अगर आप समझोगे तो आपको इजी लगेगा। फिर उसके बाद देखो कि जब देश आजाद हुआ था तो उस समय पे किस टाइप का था। तो आर्टिकल 5 जब हम कमेंसमेंट के साइड था, फिर उसके बाद जब हम माइग्रेट हो गया, कुछ लोग माइग्रेट होके आए पाकिस्तान से, आर्टिकल 6 वो है। तो मैंने आपको शॉर्टकट जो भी हो सका है मेरे से मैं समझाने की कोशिश, क्यों क्योंकि मैं इसमें और अगर डिटेल में जाऊंगा तो मुझे पता है कि कंफ्यूजन जो है वो और एक लेवल बढ़ता है। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको सरफेस के ऊपर रखूं, ज्यादा डीप में नहीं ले जाऊं। क्योंकि मैं अगर उसमें डेट बताने लगूंगा कि अगर 1947 या फिर 31 जुलाई 1948 के आसपास जो आएगा उसका सिटीजनशिप मिलेगा, फिर उसको नहीं मिलेगा, तो इट विल बी वेरी, एक टाइप का आप समझो कि बहुत ही खराब कंडीशन में पहुंच जाएंगे अपन, कि वहां पे हर बंदे को डेट 1987 से पहले का डेट याद रखो, फिर इस टाइप का याद रखो। तो आप वो याद रखने की यूपीएससी में जरूरत नहीं है। आप सरफेशियल समझो कि कुछ लोग गए होंगे, कुछ लोग आए होंगे, कुछ लोग जाके फिर से आए होंगे, कुछ लोग विदेश में रह रहे होंगे, और कुछ लोग जो है उनका फॉरेन, जैसे कनाडा का ले लिया तो उसको टर्मिनेट हो गया होगा एक्वायर करने के बाद, और कुछ लोग जो होंगे लगातार रह रहे होंगे, और कुछ लोग का पार्लियामेंट कानून बना के लाया होगा। दिस इज ऑल अबाउट 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। सिटीजनशिप जो है पार्ट 2 का पार्ट है, हमेशा याद रखना। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 2। पार्ट 2 हमारा खत्म होता है इसी के साथ। हम पार्ट 3 फंडामेंटल राइट स्टार्ट करेंगे, जिसका जिसका जो जो कोड है यूपीएससी का, उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, इतनी डीप में पढ़ा दूंगा कि फंडामेंटल राइट कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। और गारंटी दूंगा कि फंडामेंटल राइट का एक भी क्वेश्चन अगर आ गया तो आपसे बनेगा बनेगा, और कहीं से भी उठा के वो क्वेश्चन बचे, कहीं से भी पूछे। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो वो क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा, कोई चांस ही नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को स्किप करें। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। आप सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें, शेयर करें, और बस यही है आपसे उम्मीद कि आप ये करेंगे। हैव ए नाइस डे अगेन।